कहानियों की धुरी में आपका स्वागत है। ड्रैकुला की किताब, अध्याय 1। जोनाथन हार्कर जर्नल। 3 मई। बिस्ट्रिच, 1 मई को रात 8:35 बजे म्यूनिख से रवाना। अगली सुबह वेना पहुंचना। 6:46 बजे आ जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन 1 घंटे लेट थी। बुडापेस्ट एक अद्भुत जगह लगती है, जिसकी झलक मुझे ट्रेन से मिली और थोड़ी सी सड़कों पर चलने से मिली। मुझे स्टेशन से बहुत दूर जाने का डर था, क्योंकि हम देर से पहुंचे थे और जितना संभव हो सके सही समय के करीब यात्रा शुरू करेंगे। मेरी धारणा यह थी कि हम पश्चिम को छोड़कर पूर्व में प्रवेश कर रहे हैं। डेन्यूब पर सबसे पश्चिमी शानदार पुल, जो यहाँ काफी चौड़ाई और गहराई में है, हमें तुर्की शासन की परंपराओं के बीच ले गया। हम बहुत अच्छे समय में चले गए और रात होने के बाद क्लॉजेनबर्ग आ गए। यहाँ मैं होटल रॉयल में रात्रि विश्राम के लिए रुका। मैंने रात के खाने में, या यूं कहें कि रात के खाने में, लाल मिर्च के साथ पकाया हुआ चिकन खाया, जो बहुत अच्छा था लेकिन प्यासा था। मेम, मीना के लिए नुस्खा प्राप्त करें, मैंने वेटर से पूछा, और उसने कहा कि इसे पेपरिका हैंडल कहा जाता है, और क्योंकि यह एक राष्ट्रीय व्यंजन है, मैं इसे कार्पेथियन के साथ कहीं भी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे यह जर्मन भाषा का ज्ञान बहुत उपयोगी लगा। वास्तव में, मुझे नहीं पता कि मुझे इसके बिना कैसे काम करना चाहिए। लंदन में मेरे पास कुछ समय था। मैंने ब्रिटिश संग्रहालय का दौरा किया था और ट्रांसिल्वेनिया के संबंध में पुस्तकालय में पुस्तकों और मानचित्रों के बीच खोज की थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि देश के बारे में कुछ पूर्वज्ञान शायद ही उस देश के एक महान व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में कुछ महत्व रखने में असफल हो सकता है। मैंने पाया कि उन्होंने जिस जिले का नाम लिया वह देश के सुदूर पूर्व में 3 राज्यों, ट्रांसिल्वेनिया, मोल्दाविया और बुकोविना की सीमाओं पर, कार्पेथियन पहाड़ों के बीच में है, यूरोप के सबसे जंगली और सबसे कम ज्ञात हिस्सों में से एक। मैं कैसल ड्रैकुला के सटीक इलाके को बताने वाले किसी भी मानचित्र या कार्य पर प्रकाश डालने में सक्षम नहीं था, क्योंकि हमारे अपने आयुध सर्वेक्षण मानचित्रों के साथ तुलना करने के लिए अभी तक इस देश का कोई मानचित्र नहीं है। लेकिन मैंने पाया कि बिस्ट्रिच, काउंट ड्रैकुला द्वारा नामित पोस्ट टाउन, एक काफी प्रसिद्ध जगह है। मैं यहाँ अपने कुछ नोट्स दर्ज करूंगा, क्योंकि जब मैं मीना के साथ अपनी यात्रा के बारे में बात करूंगा तो वे मेरी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। ट्रांसिल्वेनिया की आबादी में 4 अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं। दक्षिण में सैक्सन और उनके साथ मिश्रित वेलाच, जो डेसियन के वंशज हैं, पश्चिम में मग्यार और पूर्व और उत्तर में शेकेलीज। मैं उन लोगों के बीच जा रहा हूं जो अत्तिला और हूनों के वंशज होने का दावा करते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि 11वीं शताब्दी में जब मग्यारों ने देश पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने हूनों को इसमें बसे हुए पाया। मैंने पढ़ा है कि दुनिया में हर ज्ञात अंधविश्वास कार्पेथियनों के घोड़े की नाल में एकत्रित है, जैसे कि यह किसी प्रकार के कल्पनाशील भंवर का केंद्र हो। यदि ऐसा है तो मेरा प्रवास बहुत दिलचस्प हो सकता है। मेम, मुझे काउंट से उनके बारे में सब कुछ पूछना चाहिए। हालांकि मेरा बिस्तर काफी आरामदायक था, फिर भी मुझे अच्छी नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे तरह तरह के अजीबोगरीब सपने आते थे। मेरी खिड़की के नीचे एक कुत्ता पूरी रात चिल्लाता रहा, जिसका शायद इससे कुछ लेना देना था, या हो सकता है कि यह लाल शिमला मिर्च रही हो, क्योंकि मुझे अपने कैफे का सारा पानी पीना पड़ा और मैं अभी भी प्यासा था। सुबह होने पर मैं सो गया और मेरे दरवाजे पर लगातार दस्तक होने से मेरी नींद खुल गई, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तब गहरी नींद में सो रहा होगा। मैंने नाश्ते में अधिक लाल शिमला मिर्च और मक्के के आटे का एक प्रकार का दलिया, जिसे उन्होंने मामालिगा कहा, और फोर्समीट से भरा हुआ अंडा पौधा, एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यंजन जिसे वे इम्पलेटाटा कहते हैं, खाया। मेम, इसके लिए भी नुस्खा प्राप्त करें। मुझे नाश्ता जल्दी करना था, क्योंकि ट्रेन 8 बजे से थोड़ा पहले शुरू हुई थी, या यूं कहें कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि 7:30 बजे स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे ट्रेन में बैठना था। हमारे आगे बढ़ने से पहले गाड़ी 1 घंटे से अधिक समय तक रुकी रही। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पूर्व की ओर जाएंगे, रेलगाड़ियां उतनी ही अधिक समय की पाबंद होंगी। उन्हें चीन में क्या होना चाहिए? पूरे दिन हम एक ऐसे देश में घूमते रहे जो हर तरह की सुंदरता से भरा हुआ था। कभी कभी हमने खड़ी पहाड़ियों की चोटी पर छोटे शहर या महल देखे, जैसे कि हम पुराने मिस्लों में देखते हैं। कभी कभी हम नदियों और झरनों के किनारे भागते थे, जिनके दोनों ओर चौड़े पथरीले किनारों से ऐसा लगता था कि बड़ी बाढ़ आने वाली है। किसी नदी के बाहरी किनारे को साफ करने के लिए बहुत अधिक पानी और तेज बहाव की आवश्यकता होती है। हर स्टेशन पर लोगों के समूह थे, कभी कभी भीड़, और हर तरह की पोशाक में।
उनमें से कुछ बिल्कुल घरेलू किसानों की तरह थे या जिन्हें मैंने फ्रांस और जर्मनी से आते हुए देखा था, छोटी जैकेट और गोल टोपी और घर में बने पतलून के साथ, लेकिन अन्य बहुत सुरम्य थे। महिलाएं सुंदर दिखती थीं, सिवाय इसके कि जब आप उनके करीब पहुंचें, लेकिन वे कमर के मामले में बहुत अनाड़ी थीं। उनमें से सभी के पास किसी न किसी प्रकार की पूरी सफ़ेद आस्तीनें थीं, और उनमें से अधिकांश के पास बड़ी बेल्टें थीं जिनमें से किसी चीज़ की बहुत सारी पट्टियां लहरा रही थीं, जैसे कि बैले की पोशाकें, लेकिन निश्चित रूप से उनके नीचे पेटीकोट भी थे। हमने जो सबसे अजीब आकृतियां देखीं, वे स्लोवाकियों की थीं, जो बाकियों की तुलना में अधिक बर्बर थीं। उनकी बड़ी काउबॉय टोपी, बड़ी बैगी गंदी सफ़ेद पतलून, सफ़ेद लिनन शर्ट और विशाल भारी चमड़े की बेल्ट, लगभग 1 फुट चौड़ी, सभी जड़ी हुई थीं पीतल की कीलों से। वे ऊंचे जूते पहनते थे, जिसमें उनकी पतलून फंसी हुई थी, और उनके लंबे काले बाल और भारी काली मूंछें थीं। वे बहुत सुरम्य हैं, लेकिन दिखावटी नहीं लगते। मंच पर उन्हें तुरंत कुछ पुराने ओरिएंटल लुटेरों के बैंड के रूप में स्थापित किया जाएगा। हालांकि, मुझे बताया गया है कि वे बहुत हानिरहित हैं और स्वाभाविक आत्मपुष्टि की चाहत रखते हैं। जब हम बिस्ट्रिट्ज पहुंचे, तो वह गोधूली के अंधेरे पक्ष में था, जो एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी जगह है। व्यावहारिक रूप से सीमा पर होने के कारण, बोर्गो दर्रा इससे बुकोविना की ओर जाता है। इसका अस्तित्व बहुत तूफानी रहा है, और यह निश्चित रूप से इसके निशान दिखाता है। 50 साल पहले भयानक आग लगने की एक श्रृंखला हुई थी, जिसने 5 अलग अलग मौकों पर भयानक तबाही मचाई थी। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे 3 सप्ताह की घेराबंदी से गुजरना पड़ा और 13,000 लोगों को खो दिया। युद्ध के हताहतों की संख्या उचित रूप से अकाल और बीमारी से हुई। 4 मई दौत, मुझे पता चला कि मेरे मकान मालिक को काउंट से एक पत्र मिला था, जिसमें उसे मेरे लिए कोच में सबसे अच्छी जगह सुरक्षित करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन विवरण के बारे में पूछताछ करने पर वह कुछ हद तक मितभाषी लग रहा था, और ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह मेरी जर्मन भाषा नहीं समझ सका। यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक वह इसे पूरी तरह समझ चुका था। कम से कम, उसने मेरे प्रश्नों का ठीक वैसे ही उत्तर दिया जैसे उसने दिया हो। वह और उसकी पत्नी, वह बूढ़ी औरत जिसने मुझे प्राप्त किया था, एक दूसरे को भयभीत भाव से देखने लगे। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि पैसे एक पत्र में भेजे गए थे, और वह बस इतना ही जानता था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह काउंट ड्रैकुला को जानता है, और मुझे उसके महल के बारे में कुछ बता सकता है, तो वह और उसकी पत्नी दोनों आपस में भिड़ गए, और यह कहते हुए कि वे कुछ भी नहीं जानते थे, बस आगे बोलने से इनकार कर दिया। यह शुरुआत के समय के इतना करीब था कि मेरे पास किसी और से पूछने का समय नहीं था, क्योंकि यह सब बहुत रहस्यमय था और किसी भी तरह से आरामदायक नहीं था। मेरे जाने से ठीक पहले, बुलिया मेरे कमरे में आई और बहुत ही उन्मादपूर्ण तरीके से बोली, तुम्हें जाना चाहिए। ओह, युवा हेर, क्या तुम्हें जाना चाहिए? वह इतनी उत्तेजित अवस्था में थी कि ऐसा लग रहा था कि वह जो जर्मन भाषा जानती थी, उस पर उसकी पकड़ छूट गई थी और उसने इसे किसी अन्य भाषा के साथ मिला दिया था, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं बस कई प्रश्न पूछकर उसका अनुसरण करने में सक्षम था। जब मैंने उससे कहा कि मुझे तुरंत जाना चाहिए, और मैं एक महत्वपूर्ण काम पर लगा हुआ हूं, तो उसने फिर पूछा, क्या आपको पता है कि आज क्या दिन है? मैंने उत्तर दिया कि यह 4 मई थी। उसने फिर से कहते हुए अपना सिर हिलाया। ओह हाँ, मुझे पता है कि मैं यह जानता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? मेरे यह कहने पर कि मुझे समझ नहीं आया, वह बोली, यह सेंट जॉर्ज दिवस की पूर्व संध्या है। क्या आप नहीं जानते कि आज रात, जब घड़ी आधी रात को बजाएगी, दुनिया में सभी बुरी चीजें पूरी तरह से हावी हो जाएंगी? क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप क्या करने जा रहे हैं? वह इतनी स्पष्ट परेशानी में थी कि मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंततः वह घुटनों के बल बैठ गई और मुझसे न जाने का आग्रह किया, शुरू करने से पहले कम से कम 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा। यह सब बहुत हास्यास्पद था, लेकिन मुझे सहज महसूस नहीं हुआ। हालांकि, वहाँ काम करना था और मैं इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने उसे उठाने की कोशिश की, और जितनी गंभीरता से मैं कर सकता था, कहा कि मैंने उसे धन्यवाद दिया है,
लेकिन मेरा कर्तव्य अनिवार्य था और मुझे जाना होगा। फिर वह उठी और अपनी आंखें पोंछीं और अपनी गर्दन से एक क्रूस निकालकर मुझे अर्पित किया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक अंग्रेजी चर्चमैन के रूप में मुझे ऐसी चीजों को कुछ हद तक मूर्ति पूजक मानना सिखाया गया है, और फिर भी एक बूढ़ी औरत को इतनी अच्छी तरह से और इस तरह की मानसिक स्थिति में मना करना कितना कृतघ्न लगता है। उसने देखा, मुझे लगता है, मेरे चेहरे पर संदेह था, क्योंकि उसने माला मेरे गले में डाल दी और कहा, तुम्हारी माँ के लिए, और कमरे से बाहर चली गई। मैं डायरी का यह हिस्सा तब लिख रहा हूं जब मैं कोच का इंतजार कर रहा हूं, जो निश्चित रूप से देर हो चुकी है, और सूली अब भी मेरी गर्दन पर है। क्या यह बुढ़िया का डर है, या इस जगह की कई भूतिया परंपराएं, या सूली पर चढ़ना, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने मन में हमेशा की तरह उतना आसान महसूस नहीं कर रहा हूं। अगर यह किताब मेरे पहुंचने से पहले मीना तक पहुंच जाए, तो इसे मेरे लिए अलविदा कह देना। यहां कोच आता है। 5 मई। महल। सुबह का धुंधलापन बीत चुका है, और सूरज दूर क्षितिज पर ऊंचा है, जो टेढ़ा मेढ़ा लगता है, चाहे वह पेड़ों से हो या पहाड़ियों से, मैं नहीं जानता, क्योंकि यह इतना दूर है कि बड़ी चीजें और छोटी चीजें मिश्रित हो जाती है। मुझे नींद नहीं आ रही है, और चूंकि जागने तक मुझे बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं नींद आने तक लिखता हूं। नीचे रखने के लिए कई अजीब चीजें हैं, और ऐसा न हो कि जो कोई उन्हें पढ़ता है, वह यह सोचे कि बिस्ट्रिच छोड़ने से पहले मैंने बहुत अच्छा भोजन किया था। मुझे अपना रात्रिभोज बिल्कुल नीचे रखना चाहिए। मैंने उस चीज पर भोजन किया जिसे वे रॉबर स्टेक कहते थे, बेकन, प्याज और गोमांस के टुकड़े, लाल मिर्च के साथ पकाया गया, और लंदन बिल्ली के मांस की सरल शैली में लकड़ी पर लटकाया गया और आग पर भुना गया। वाइन गोल्डन मेडियास्ट थी, जो जीभ पर एक अजीब सी चुभन पैदा करती है, जो हालांकि अप्रिय नहीं है। मेरे पास इसके केवल 2-4 गिलास थे, और कुछ नहीं। जब मैं कोच पर चढ़ा तो ड्राइवर ने अपनी सीट नहीं ली थी और मैंने उसे मकान मालकिन से बात करते देखा। वे स्पष्ट रूप से मेरे बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि बीच बीच में वे मेरी ओर देखते थे, और कुछ लोग जो दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठे थे, जिसे वे शब्दवाहक नाम से बुलाते थे, आए और सुनने लगे, और फिर मेरी ओर देखा। उनमें से अधिकांश को दया आ गई। मैं बहुत सारे शब्दों को बार बार दोहराते हुए सुन सकता था, अजीब शब्द, क्योंकि भीड़ में कई राष्ट्रीयताएं थीं। इसलिए मैंने चुपचाप अपने बैग से अपना बहुभाषी शब्दकोश निकाला और उन्हें देखा। मुझे कहना होगा कि वे मेरी जय जयकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनमें से ओरडोग, शैतान, पोकोल, नरक, स्ट्रेगोइका, चुड़ैल, व्रोलोक और व्लकोस्लाक थे, जिनमें से दोनों का मतलब एक ही है, एक अस्तित्व स्लोवाक और अन्य सर्बियन किसी ऐसी चीज के लिए जो या तो भेड़िया था या पिशाच। मेम, मुझे काउंट से इन अंधविश्वासों के बारे में पूछना चाहिए। जब हमने शुरुआत की, तो सराय के दरवाजे के आसपास भीड़, जो इस समय तक काफी बड़ी हो गई थी, सभी ने क्रॉस का चिन्ह बनाया और मेरी ओर 2 उंगलियां उठाईं। कुछ कठिनाई से मुझे एक साथी यात्री ने मुझे बताया कि उनका क्या मतलब था। पहले तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं अंग्रेज हूं, तो उन्होंने समझाया कि यह एक ताबीज या बुरी नज़र से बचाव है। यह मेरे लिए बहुत सुखद नहीं था। मैं बस एक अनजान आदमी से मिलने के लिए किसी अनजान जगह की ओर निकल रहा था, लेकिन हर कोई इतना दयालु और इतना दुखी और इतना सहानुभूतिपूर्ण लग रहा था कि मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। मैं उस आखिरी झलक को कभी नहीं भूलूंगा जो मुझे सराय आंगन और उसकी सुरम्य आकृतियों की भीड़ की मिली थी, सभी एक दूसरे को पार करते हुए, जब वे चौड़े तोरंद्वार के चारों ओर खड़े थे, जिसकी पृष्ठभूमि में हरे टबों में ओलियंडर और नारंगी पेड़ों के समृद्ध पत्ते थे। यार्ड का केंद्र फिर हमारे ड्राइवर ने, जिसके चौड़े लिनन दराजों ने बॉक्स सीट के पूरे सामने को कवर किया था, गोड्जा, जिसे वे उन्हें कहते हैं, ने अपने 4 छोटे घोड़ों पर अपना बड़ा चाबुक मारा, जो बगल में दौड़ रहे थे, और हम अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, दृश्य की सुंदरता में मेरी दृष्टि और भूतिया भय की यादें जल्द ही खो गईं। हालांकि अगर मैं वह भाषा, या यूं कहें कि भाषाएं जानता था, जो मेरे साथी यात्री बोल रहे थे,
तो शायद मैं उन्हें दूर नहीं कर पाता आसानी से। हमारे सामने जंगलों और वनों से भरी हरी भरी ढलान वाली जमीन थी, जहां तहां खड़ी पहाड़ियां थीं, पेड़ों के झुरमुटों या फार्म हाउसों से घिरा हुआ था। सड़क का खाली गैबल अंत था। हर जगह फलों के फूलों की एक आश्चर्यजनक भीड़ थी, सेब, प्लम, नाशपाती, चेरी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैं पेड़ों के नीचे गिरी हुई पंखुड़ियों से बिखरी हरी घास देख सकता था, जिसे वे यहाँ मित्तिल लैंड कहते हैं। इन हरी भरी पहाड़ियों के बीच में और बाहर सड़क पर दौड़ता था, घास के मोड़ के चारों ओर बहते हुए खुद को खो देता था, या देवदार के जंगलों के लड़खड़ाते सिरों से बंद हो जाता था, जो यहाँ वहाँ नीचे की ओर बहते थे। पहाड़ियाँ आग की लपटों की तरह है। सड़क ऊबड़-खाबड़ थी, लेकिन फिर भी हम उस पर तेजी से उड़ते दिख रहे थे। मैं तब समझ नहीं पाया कि जल्दबाजी का मतलब क्या था, लेकिन ड्राइवर स्पष्ट रूप से बोर्गोप्रुंड तक पहुंचने में कोई समय नहीं गंवाने पर आमादा था। मुझे बताया गया कि यह सड़क गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी के बाद इसे अभी तक ठीक नहीं किया गया है। इस संबंध में यह कार्पेथियन की सामान्य सड़कों से भिन्न है, क्योंकि यह एक पुरानी परंपरा है कि उन्हें बहुत अच्छे क्रम में नहीं रखा जाना चाहिए। पुराने समय से होस्पडार उनकी मरम्मत नहीं करते थे। ऐसा न हो कि तुर्क यह सोचे कि वे विदेशी सैनिकों को लाने की तैयारी कर रहे थे और इसलिए युद्ध को तेज कर दें, जो हमेशा लोडिंग पॉइंट पर था। देखना, यह सही है। भगवान का आसन। और उसने श्रद्धापूर्वक अपने आप को क्रॉस कर लिया। जैसे जैसे हम अपने अंतहीन रास्ते पर आगे बढ़ते गए और सूरज हमारे पीछे और नीचे डूबता गया, शाम की परछाइयां हमारे चारों ओर रेंगने लगीं। इस बात पर इस तथ्य से बल दिया गया कि बर्फीले पहाड़ की चोटी अभी भी सूर्यास्त को रोके हुए थी और एक नाजुक ठंडे गुलाबी रंग के साथ चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। यहाँ वहाँ हम सिस्चेक्स और स्लोवाक लोगों के पास से गुजरे, सभी सुरमे पोशाक में थे, लेकिन मैंने देखा कि घेंघा रोग बहुत ही दर्दनाक तरीके से फैला हुआ था। सड़क के किनारे कई पार थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मेरे सभी साथी खुद ब खुद पार हो गए। इधर-उधर एक किसान पुरुष या महिला एक मंदिर के सामने घुटने टेके हुए थे, जो हमारे पास आने पर मुड़ते भी नहीं थे, लेकिन भक्ति के आत्मसमर्पण में लग रहे थे कि उनके पास बाहरी दुनिया के लिए न तो आंखें हैं और न ही कान। मेरे लिए बहुत सी चीजें नई थीं, उदाहरण के लिए पेड़ों में घासफूस और यहाँ वहाँ रोते हुए संटी के बहुत सुंदर समूह, उनके सफ़ेद तने पत्तियों के नाजुक हरे रंग के माध्यम से चांदी की तरह चमक रहे थे। हम बार बार 1 लीटर वैगन, साधारण किसान की गाड़ी, से गुजरते थे, जिसकी लंबी, सांप जैसी रीढ़ होती थी, जो सड़क की असमानताओं के अनुरूप होती थी। इस पर निश्चित रूप से घर आने वाले किसानों का एक समूह बैठा हुआ था, जिसमें उनके सफ़ेद रंग के साथ चेक और उनके रंगीन, भेड़ की खाल के साथ स्लोवाक थे, जो बाद में अपनी लंबी लाठियों के साथ लांस फैशन लिए हुए थे, जिसके अंत में कुल्हाड़ी थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, बहुत ठंड होने लगी और बढ़ती हुई गोधूली एक अंधेरे धुंध में विलीन होने लगती थी। पेड़ों, ओक, बीच और देवदार की उदासी, हालांकि पहाड़ियों के बीच गहरी घाटियों में, जैसे कि हम दर्रे से होकर ऊपर चढ़े, देर तक पड़ी बर्फ की पृष्ठभूमि में काले देवदार के पेड़ इधर-उधर खड़े थे। कभी-कभी, जब सड़क देवदार के जंगलों के बीच से कटती थी, तो अंधेरे में ऐसा लगता था कि वह हमारे लिए बंद हो रही थी। भूरे रंग की बड़ी मात्रा, जो यहाँ वहाँ पेड़ों पर फैलती थी, एक अजीब और गंभीर प्रभाव पैदा करती थी, जो विचारों और विचारों पर हावी हो जाती थी। शाम की शुरुआत में गंभीर कल्पनाएं उत्पन्न हुईं, जब गिरते सूर्यास्त ने भूत जैसे बादलों को एक अजीब राहत में फेंक दिया, जो कार्पेथियनों के बीच घाटियों के माध्यम से लगातार घूमते प्रतीत होते थे। कभी-कभी पहाड़ियां इतनी खड़ी होती थीं कि हमारे ड्राइवर की जल्दबाजी के बावजूद घोड़े केवल धीरे-धीरे ही चल पाते थे। मैं नीचे उतरना चाहता था और उनके पास चलना चाहता था, जैसा कि हम घर पर करते हैं, लेकिन ड्राइवर को इसके बारे में पता नहीं चला। नहीं, नहीं, उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं चलना चाहिए, कुत्ते बहुत खूंखार है। और फिर उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से उनका तात्पर्य घोर प्रसन्नता से था, क्योंकि उन्होंने बाकियों की अनुमोदनात्मक मुस्कान को पकड़ने के लिए चारों ओर देखा,
और सोने जाने से पहले आपके पास ऐसी बातें काफ़ी हो सकती है। एकमात्र पड़ाव जो वह बनाता था वह था अपने दीपक जलाने के लिए एक पल का रुकना। जब अंधेरा हो गया तो यात्रियों में कुछ उत्तेजना होने लगी और वे एक के बाद एक उससे बात करते रहे, मानो उसे और गति बढ़ाने का आग्रह कर रहे हों। उसने घोड़ों पर अपने लंबे चाबुक से बेरहमी से प्रहार किया और उत्साहपूर्वक चीखते हुए उन्हें आगे प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। फिर अंधेरे के माध्यम से मैं हमारे सामने भूरे रंग की रोशनी का एक टुकड़ा देख सकता था, जैसे कि पहाड़ियों में कोई दरार हो। यात्रियों का उत्साह और भी बढ़ गया। पागल कोच अपने विशाल चमड़े के स्प्रिंग्स पर हिल रहा था और एक तूफानी समुद्र में फेंकी हुई नाव की तरह लहरा रहा था। मुझे रुकना पड़ा, सड़क और अधिक समतल हो गई और हम साथ साथ उड़ते हुए दिखाई दिए। तब ऐसा प्रतीत हुआ कि पहाड़ दोनों ओर से हमारे निकट आ रहे हैं और हम पर झुक रहे हैं। हम बोर्गो दर्रे पर प्रवेश कर रहे थे। एक एक करके कई यात्रियों ने मुझे उपहार देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने इतनी गंभीरता से मुझ पर थोपा कि उन्हें कोई भी इनकार नहीं करेगा। ये निश्चित रूप से एक अजीब और विविध प्रकार के थे, लेकिन प्रत्येक को सरल सद्भावना में, एक दयालु शब्द और आशीर्वाद के साथ दिया गया था, और भयर्थ आंदोलनों का वह अजीब मिश्रण जो मैंने बिस्ट्रिच में होटल के बाहर देखा था, का संकेत क्रॉस और बुरी नज़र से बचाव। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ड्राइवर आगे की ओर झुक गया और दोनों तरफ के यात्री कोच के किनारे पर खड़े होकर उत्सुकता से अंधेरे में देखने लगे। यह स्पष्ट था कि कुछ बहुत ही रोमांचक या तो घटित हो रहा था या अपेक्षित था, लेकिन हालांकि मैंने प्रत्येक यात्री से पूछा, लेकिन किसी ने भी मुझे थोड़ा सा भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। उत्तेजना की यह स्थिति कुछ देर तक बनी रही और आखिरकार हमने दर्रे को पूर्वी दिशा की ओर खुलते हुए देखा। ऊपर काले, घुमड़ते बादल थे और हवा में गड़गड़ाहट की भारी, दमनकारी भावना थी। ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत श्रृंखला ने दो वातावरणों को अलग कर दिया है और अब हम गड़गड़ाते वातावरण में आ गए हैं। अब मैं स्वयं उस वाहन की तलाश में था जो मुझे काउंट तक ले जाए। हर पल मुझे अंधेरे के माध्यम से दीपक की चमक देखने की उम्मीद थी, लेकिन सब अंधेरा था। एकमात्र रोशनी हमारे अपने लैंप की टिमटिमाती किरणें थीं, जिसमें हमारे कड़ी मेहनत से चलने वाले घोड़ों की भाप एक सफ़ेद बादल में उठती थी। अब हम अपने सामने सफ़ेद पड़ी रेतीली सड़क देख सकते थे, लेकिन उस पर किसी वाहन का कोई निशान नहीं था। यात्री खुशी की सांस लेकर वापस चले गए, जो मेरी अपनी निराशा का मजाक उड़ा रहा था। मैं पहले से ही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी ड्राइवर ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए दूसरों से कुछ ऐसा कहा जिसे मैं शायद ही सुन सका। यह बात बहुत धीरे और इतने धीमे स्वर में कही गई थी। मैंने सोचा कि यह समय से 1 घंटा कम है। फिर मेरी ओर मुड़कर उसने मुझसे भी बदतर जर्मन भाषा में कहा, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। आखिरकार हेर से उम्मीद नहीं की जाती है। अब वह बुकोविना आएगा और कल या अगले दिन लौटेगा। अगले दिन बेहतर। जब वह बोल रहा था तो घोड़ों ने हिनहिनाना, खर्राटे लेना और बेतहाशा छलांग लगाना शुरू कर दिया, जिससे चालक को उन्हें पकड़ना पड़ा। फिर किसानों की चीख पुकार और खुद को एक सार्वभौमिक क्रॉसिंग के बीच 4 घोड़ों वाला एक कैलेचे हमारे पीछे चला गया, हमसे आगे निकल गया और कोच के बगल में आ गया। मैं हमारे लैंप की चमक से देख सकता था, जैसे ही किरणें उन पर पड़ी, कि घोड़े कोयले काले और शानदार जानवर थे। उन्हें एक लंबा आदमी चला रहा था, जिसकी लंबी भूरी दाढ़ी और बड़ी काली टोपी थी, जो उसका चेहरा हमसे छिपा रहा था। जब वह हमारी ओर मुड़ा तो मैं केवल 2 बेहद चमकदार आंखों की चमक देख सका, जो लैंप की रोशनी में लाल लग रही थीं। उसने ड्राइवर से कहा, तुम आज रात जल्दी आ गए, मेरे दोस्त, उस आदमी ने हकलाते हुए जवाब दिया। इंग्लिश हेर जल्दी में था, जिस पर अजनबी ने उत्तर दिया, इसीलिए, मुझे लगता है, आप चाहते थे कि वह बुकोविना चले। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मेरे दोस्त, मैं बहुत कुछ जानता हूं, और मेरे घोड़े तेज है। बोलते समय वह मुस्कुराया, और लैंप की रोशनी एक कठोर दिखने वाले मुंह पर पड़ी, जिसके होंठ बहुत लाल थे और दांत तीखे दिख रहे थे, जो हाथी दांत की तरह सफ़ेद थे। मेरे एक साथी ने दूसरे को बर्गर के लेनोर की पंक्ति फुसफुसाकर सुनाई। डेन डाई टोटेन रीटेन श्नेल।
मृतकों के लिए तेजी से यात्रा करें। अजीब ड्राइवर ने स्पष्ट रूप से ये शब्द सुने, क्योंकि उसने चमचमाती मुस्कान के साथ ऊपर देखा। यात्री ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, साथ ही अपनी 2 उंगलियां बाहर निकालीं और खुद को क्रॉस कर लिया। मुझे हेर का सामान दो, ड्राइवर ने कहा, और अत्यधिक तत्परता के साथ मेरे बैग वितरित किए गए और कैलेचे में रख दिए गए। फिर मैं कोच के किनारे से नीचे उतरा, क्योंकि कैलेचे पास ही था। ड्राइवर ने एक हाथ से मेरी मदद की, जिससे मेरी बाह स्टील की चपेट में आ गई। उसकी ताकत अद्भुत रही होगी। बिना कुछ कहे उसने अपनी लगाम हिलाई, घोड़े मुड़ गए और हम दर्रे के अंधेरे में बह गए। जैसे ही मैंने पीछे देखा, मैंने लैंप की रोशनी में कोच के घोड़ों से भाप देखी, और उसके सामने मेरे दिवंगत साथियों की खुद को पार करते हुए आकृतियां दिखाई दीं। तब ड्राइवर ने अपना चाबुक मारा और अपने घोड़ों को बुलाया, और वे बुकोविना की ओर चल पड़े। जैसे ही वे अंधेरे में डूबे, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, और एक अकेलापन मुझ पर हावी हो गया। लेकिन मेरे कंधों पर एक लबादा डाला गया था, और मेरे घुटनों पर एक गलीचा था, और ड्राइवर ने उत्कृष्ट जर्मन में कहा, रात ठंडी है, हेर, और मेरे मालिक काउंट ने मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल रखने को कहा है। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो सीट के नीचे स्लिवोविच, देश की प्लम ब्रांडी, का एक फ्लास्क है। मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन यह जानकर तसल्ली हुई कि सब कुछ वैसा ही था। मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, थोड़ा भी डर नहीं लगा। मुझे लगता है कि अगर कोई विकल्प होता तो मुझे उस अज्ञात रात की यात्रा पर मुकदमा चलाने के बजाय उसे अपनाना चाहिए था। गाड़ी कठिन गति से सीधी चली, फिर हमने पूरा मोड़ लिया और दूसरी सीधी सड़क पर चले गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बार बार उसी मैदान पर जा रहे हैं, और इसलिए मैंने कुछ मुख्य बिंदु पर ध्यान दिया और पाया कि यह ऐसा ही था। मैं ड्राइवर से पूछना चाहता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा करने से डर लगता था, क्योंकि मैंने सोचा था कि, जैसा कि मैं था, अगर देरी करने का इरादा होता तो किसी भी विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि, धीरे धीरे, जब मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई कि समय कैसे बीत रहा है, मैंने माचिस जलाई और उसकी लौ से अपनी घड़ी की ओर देखा। आधी रात से कुछ ही मिनट पहले का समय था। इससे मुझे एक प्रकार का झटका लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आधी रात के बारे में सामान्य अंधविश्वास मेरे हाल के अनुभवों से बढ़ गया था। तभी सड़क के नीचे एक फार्म हाउस में कहीं एक कुत्ते ने चिल्लाना शुरू कर दिया, एक लंबा, पीड़ादायक रोना, जैसे कि डर से। आवाज को एक और कुत्ते ने उठाया, और फिर एक और एक, जब तक कि, हवा के साथ जो अब धीरे धीरे दर्रे से गुजर रही थी, एक जंगली चिल्लाहट शुरू हो गई, जो पूरे देश से आती हुई लग रही थी, जहां तक कल्पना की जा सकती थी। रात के अंधेरे में इसे समझो। पहले चिल्लाने पर घोड़े तनावग्रस्त होकर पीछे हटने लगे, लेकिन चालक ने उन्हें शांति से बात की, और वे शांत हो गए, लेकिन कांप रहे थे और पसीना बहा रहे थे, जैसे कि अचानक डर से भाग गए हों। फिर, बहुत दूर, हमारे दोनों ओर के पहाड़ों से एक तेज और तेज चीख शुरू हुई, भेड़ियों की, जिसका असर घोड़ों और मुझ पर एक ही तरह से हुआ, क्योंकि मेरा मन कैलेचे से कूदने का हो रहा था और दौड़ेन, जबकि वे फिर से पीछे हो गए और पागलों की तरह नीचे गिर पड़े, जिससे ड्राइवर को उन्हें टकराने से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हालांकि, कुछ ही मिनटों में मेरे कान इस आवाज के आदी हो गए और घोड़े इतने शांत हो गए कि ड्राइवर नीचे उतरने और उनके सामने खड़े होने में सक्षम हो गए। उसने उन्हें सहलाया और शांत किया, और उनके कानों में कुछ फुसफुसाया, जैसा कि मैंने घोड़ों को वश में करने वालों के बारे में सुना है, और असाधारण प्रभाव के साथ, क्योंकि उसके दुलार के तहत वे फिर से काफी प्रबंधनीय हो गए, हालांकि वे अभी भी कांप रहे थे। ड्राइवर फिर अपनी सीट पर बैठ गया और लगाम हिलाते हुए बड़ी तेजी से चल पड़ा। इस बार, दर्रे के दूर की ओर जाने के बाद, वह अचानक एक संकरी सड़क पर मुड़ गया जो तेजी से दाहिनी ओर जाती थी। जल्द ही हम पेड़ों से घिर गए, जो कुछ जगहों पर सड़क के ठीक ऊपर तब तक झुके हुए थे जब तक हम किसी सुरंग से होकर नहीं गुजर गए, और फिर से बड़ी बड़ी भूरी चट्टानों ने साहसपूर्वक दोनों तरफ हमारी रक्षा की। हालांकि हम आश्रय में थे, हम बढ़ती हवा को सुन सकते थे, क्योंकि वह चट्टानों के बीच से कराहती और सीटी बजाती थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे,
पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराती थीं। ठंड और भी बढ़ती गई और महीन पाउडर जैसी बर्फ गिरने लगी, जिससे जल्द ही हम और हमारे चारों ओर एक सफेद कंबल ढक गया। तेज हवा के कारण अभी भी कुत्तों की चीख सुनाई दे रही थी, हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए यह धीमी होती गई। भेड़ियों का डंका करीब करीब बजता जा रहा था, मानो वे हर तरफ से हमें घेर रहे हों। मैं भयानक रूप से भयभीत हो गया और घोड़ों ने भी मेरा भय साझा किया। हालांकि ड्राइवर जरा भी परेशान नहीं था। वह अपना सिर बाएं और दाएं घुमाता रहा, लेकिन मैं अंधेरे में कुछ भी नहीं देख सका। अचानक हमारे बाईं ओर मैंने एक हल्की टिमटिमाती नीली लौ देखी। उसी क्षण ड्राइवर ने देख लिया। उसने तुरंत घोड़ों की जांच की और जमीन पर कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। जैसे जैसे भेड़ियों का चिल्लाना कम होता गया, लेकिन जब मैं सोच रहा था तो ड्राइवर अचानक फिर से प्रकट हुआ और बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ गया और हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। मुझे लगता है कि मैं सो गया होगा और उस घटना का सपना देखता रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह लगातार दोहराया जा रहा है, और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो यह एक तरह का भयानक दुःस्वप्न जैसा है। एक बार आग की लपटें सड़क के इतने करीब दिखाई दीं कि हमारे चारों ओर के अंधेरे में भी ड्राइवर की गतिविधियों को देख सकता था। वह तेजी से उस स्थान पर गया जहां से नीली लौ उठ रही थी। यह बहुत ही धीमी रही होगी, क्योंकि यह अपने आसपास की जगह को बिल्कुल भी रोशन नहीं कर रही थी, और कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके उन्हें किसी उपकरण में बदल दिया। एक बार एक अजीब ऑप्टिकल प्रभाव दिखाई दिया। जब वह मेरे और लौ के बीच खड़ा था तो उसने उसे बाधित नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी भूतिया झिलमिलाहट को वैसे ही देख सकता था। इसने मुझे चौंका दिया, लेकिन चूंकि प्रभाव केवल क्षणिक था, मैंने मान लिया कि मेरी आंखों ने अंधेरे में मुझे धोखा दिया है। फिर कुछ समय के लिए कोई नीली लपटें नहीं थीं, और हम अपने चारों ओर भेड़ियों के चिल्लाने के साथ अंधेरे के माध्यम से आगे बढ़े, जैसे कि वे एक घूमते हुए घेरे में पीछा कर रहे हों। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब ड्राइवर पहले से कहीं अधिक दूर चला गया, और उसकी अनुपस्थिति के दौरान घोड़े पहले से भी अधिक बुरी तरह कांपने लगे और डर के मारे खर्राटे लेने लगे और चिल्लाने लगे। मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आया, क्योंकि भेड़ियों का चिल्लाना बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन तभी चंद्रमा काले बादलों के बीच से गुजरता हुआ एक चीर से ढकी चट्टान के दांतेदार शिखर के पीछे दिखाई दिया, और उसकी रोशनी से मैंने अपने चारों ओर भेड़ियों का एक झुंड देखा, जिनके सफेद दांत और लंबी लंबी लाल जीभें थीं। पापी अंग और झबरा बाल। वे उस घोर सन्नाटे में 100 गुना अधिक भयानक थे जो उन्हें तब भी जकड़े रखता था जब वे चिल्लाते थे। अपने लिए मुझे डर का एक प्रकार का पक्षाघात महसूस हुआ। जब कोई व्यक्ति स्वयं को ऐसी भयावहताओं के आमने सामने महसूस करता है, तभी वह उनके वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। एकाएक भेड़िए चिल्लाने लगे मानो चांद की रोशनी का उन पर कुछ अजीब प्रभाव पड़ा हो। घोड़े इधर-उधर उछलते कूदते और पीछे पीछे चलते थे, और बेबस होकर इधर-उधर देखते थे, और उनकी आंखें इस तरह मुड़ती थीं कि देखने में दर्द होता था, परंतु आतंक के जीवित घेरे ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया, और उन्हें उसके भीतर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने कोचमैन को आने के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा एकमात्र मौका रिंग के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश करना और उसके दृष्टिकोण में सहायता करना था। मैं चिल्लाया और कैलेचे के किनारे को पीटा, इस उम्मीद में कि शोर से उस तरफ के भेड़िए डर जाएंगे, ताकि उसे जाल तक पहुंचने का मौका मिल सके। वह वहां कैसे आया, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसकी आवाज को दबंग आदेश के स्वर में सुना, और आवाज की ओर देखते हुए उसे सड़क पर खड़ा देखा। जैसे ही उसने अपनी लंबी भुजाओं को घुमाया, मानो किसी अभेद्य बाधा को दूर कर दिया हो, भेड़िए और भी पीछे और पीछे गिर पड़े। तभी एक भारी बादल चंद्रमा के सामने से गुजरा, जिससे हम फिर से अंधेरे में थे। जब मैं फिर से देख सका तो ड्राइवर कैलेचे में चल रहा था, और भेड़िए गायब हो गए थे। यह सब इतना अजीब और अलौकिक था कि मेरे मन में एक भयानक डर आ गया, और मैं बोलने या हिलने डुलने से डरने लगा। जब हम अपने रास्ते पर चल रहे थे तो समय अंतहीन लग रहा था। अब लगभग पूर्ण अंधकार में घुमड़ते बादलों ने चंद्रमा को अस्पष्ट कर दिया था।
हम ऊपर की ओर चढ़ते रहे, कभी कभार तेजी से उतरने की अवधि के साथ, लेकिन मुख्य रूप से हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते रहे। अचानक मुझे इस तथ्य का ध्यान आया कि ड्राइवर एक विशाल खंडहर महल के प्रांगण में घोड़ों को खींचने का काम कर रहा था, जिसकी ऊंची काली खिड़कियों से प्रकाश की कोई किरण नहीं आ रही थी और जिसकी टूटी हुई लड़ियों पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई दे रही थी। चांदनी आकाश।